अच्छा, तो आज हम लोग क्या देखेंगे? थ्रेसिंग। तो पहले जानेंगे थ्रेसिंग का बेसिक मीनिंग क्या है। थ्रेसिंग किसको कहते हैं? इसका मीनिंग यही है कि जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है, सीपीयू का यूटिलाइजेशन मतलब क्या हुआ? सीपीयू का यूटिलाइजेशन का मीनिंग हुआ कि कितना एफिशिएंटली हम सीपीयू को यूज कर रहे हैं, मतलब कि प्रोसेसर को कितना एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। सीपीयू का मेन मीनिंग प्रोसेसर ही है, जो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन करता है। तो इफिशिएंट यूटिलाइजेशन मतलब क्या हुआ भाई? तो इफिशिएंट यूटिलाइजेशन जब हम बोल रहे हैं, इसका मतलब कि नंबर ऑफ प्रोसेसेज एग्जीक्यूटिंग पर यूनिट ऑफ टाइम, इसको हम लोग थ्रूपुट भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग थ्रूपुट बोल सकते हैं पूरा चीज को, कि अगर थ्रूपुट हाई कर रहे हैं मतलब कि इफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं सिस्टम को, मतलब प्रोसेसर को। थ्रूपुट हाई करने का मीनिंग क्या है? थ्रूपुट हाई करने के लिए देखो, इसमें क्या है, एक न्यूमरेटर पार्ट है, एक डिनोमिनेटर पार्ट है। तो न्यूमरेटर में क्या है? न्यूमरेटर है नंबर ऑफ प्रोसेसेज, नंबर ऑफ प्रोसेसेज, कितना प्रोसेस है जो एग्जीक्यूट हो रहा है, कब? पर यूनिट टाइम। नीचे क्या है? नीचे है टाइम। तो सिंपल सोचो, हम लोग अगर चाहते हैं ज्यादा इफिशिएंट यूटिलाइजेशन, तो थ्रूपुट इंक्रीज करना चाहते हैं, अगर थ्रूपुट को इंक्रीज करना है, अगर इस पार्ट को इंक्रीज करना है, तो क्या कर सकते हैं? तरीका क्या है? या तो न्यूमरेटर को इंक्रीज कर दें, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस को इंक्रीज कर दें, या फिर टाइम को डिक्रीज करें। अगर डिनोमिनेटर को डिक्रीज करेंगे तभी ओवरऑल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा, अगर न्यूमरेटर को इंक्रीज करेंगे तभी ओवरऑल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा। तो टाइम तो पर यूनिट हम लोग ले ही रहे हैं, तो जब यूनिट टाइम का बात कर रहे हैं तो यूनिट टाइम तो ना ज्यादा कर सकते हैं ना कम कर सकते हैं। मान लो यूनिट हम लोग डायमेंशन ले रहे हैं, सेकेंड में ले रहे हैं, या माइक्रो सेकेंड ले रहे हैं, या नैनो सेकेंड ले रहे हैं, ये तो यूनिट टाइम है, मतलब कि इसको कुछ नहीं चेंज हम लोग कर सकते हैं। तब थ्रूपुट इंक्रीज करने का मीनिंग क्या हुआ? सिंपल, एक ही चॉइस हम लोग के पास है, जो नंबर ऑफ प्रोसेसेज न्यूमरेटर को हम लोग इंक्रीज करें, तब थ्रूपुट इंक्रीज होगा। तो अब एक चीज तो समझ आया कि चलो नंबर ऑफ प्रोसेस को जब इंक्रीज करेंगे तब थ्रूपुट बढ़ेगा, तब एफिशिएंसी बढ़ेगा सिस्टम का। लेकिन कब तक एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं? एक लिमिट होना चाहिए ना। अगर नहीं होगा लिमिट उसका, तो क्या होगा? तब तो अच्छा है, कोई भी सिस्टम लो, हम कोई भी सिस्टम यूज कर रहे हैं, तुम कोई भी सिस्टम यूज कर रहे हो, दोनों का अपना अपना कॉस्ट है। हम लोग जो खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो क्या देखते हैं कि कोई प्रोसेसर है i3 है, कहीं i5 होता है, कहीं और कुछ होता है, i9 भी रहता है। दोनों में क्या डिफरेंस रहा? फिर कोई डिफरेंस नहीं रहा। जब इसमें भी नंबर ऑफ प्रोसेस को इंक्रीज कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं इंक्रीज, दोनों इक्वल ही हो जाएगा ना। और इंक्रीज कैसे करेंगे नंबर ऑफ प्रोसेस को? तो याद करो, इनिशियली बात किए थे जब ओएस को शुरू किए थे, उस समय एक प्रोसेस स्टेट डायग्राम बनाए थे, जिसमें क्या क्या था? जिसमें एक न्यू स्टेट था, एक रेडी स्टेट था, एक रनिंग स्टेट था, उसके बाद क्या था? टर्मिनेशन स्टेट था, एक और वेट स्टेट था। क्या क्या हो रहा था? न्यू से रेडी में आया, रेडी से रनिंग में गया, तो रेडी से जो रनिंग में जा रहा था, याद करो प्रोसेस साइकिल को, याद करोगे, रिकॉल कर लोगे। तो जब रेडी से रनिंग में जा रहा था, इसको लो रेडी लिख दिए और रनिंग लिख लिए। तो रेडी से रनिंग में जाने के लिए एक प्रोसेस को जब यहां से यहां जाना था,
तो कौन सा प्रोसेस कब जाएगा रनिंग स्टेट में, इसके लिए हम लोग के पास क्या था, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। मतलब कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर बता रहा है सिस्टम को कि अगला कौन सा प्रोसेस को रनिंग स्टेट में जाना है, मतलब कि एग्जीक्यूशन के लिए लेकर जाना है। ठीक, और यहां से यहां लेकर कौन जाएगा, लेकर जाने वाला जो है वो है डिस्पैचर। डिस्पैचर है जो डिस्पैच करेगा, लेकर आएगा। तो यहां रहे, रेडी स्टेट में रहे या रनिंग में रहे, कोई फर्क पड़ता है क्या? एक और चीज याद करो, हम क्या बोले थे उस समय जब प्रोसेस स्टेट डायग्राम बना रहे थे, जो ये तीनों कहां स्टे कर रहा है, ये तीनों कहां स्टे कर रहा है, रेडी हो, रनिंग हो, वेट स्टेट हो, या स्टे कहां कर रहा है? मेन मेमोरी में था ना, मेन मेमोरी में था ना। टर्मिनेट हुआ मतलब कि मेन मेमोरी से बाहर निकल गया, टर्मिनेट देखो ऐसे होकर आया, बाहर निकल गया वो। तो जैसे ही प्रोसेस का क्रिएशन हो रहा था, जब प्रोसेस का क्रिएशन हो रहा था न्यू स्टेट से रेडी में जब आ रहा था, तो यहां पर भी एक शेड्यूलर काम कर रहा था। वो कौन था? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। इसका क्या काम था? एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन प्रोसेसेस का, जिसमें क्या सीपीयू बाउंड भी रहे और आईओ बाउंड रहे। आईओ मतलब यही जो वेट स्टेट लिख रहे हैं, आईओ, जो आईओ बाउंड रहे, एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन कि यहां भी रन भी कर रहा है और आईओ में भी काम कर रहा है प्रोसेस। मतलब क्यों? क्योंकि आईओ में तो मल्टीपल प्रोसेस काम कर सकता है ना, रनिंग तो एक टाइम में एक ही होगा। सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है, एक प्रोसेस में एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम बस एक ही प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो सकता है। लेकिन आईओ में तो मल्टीपल प्रोसेस रह सकता है। क्यों? क्योंकि आईओ में तो अलग अलग फाइल से रीड राइट कुछ भी करना है, कर सकता है वो चीज। लेकिन यहां जो मेन मेमोरी का तो एक लिमिट है। मेन मेमोरी कम है ना, मेन मेमोरी मतलब क्या, रैम। रैम का तो लिमिटेशन है ना, तभी सिस्टम लेते हैं हम लोग 2 GB रैम, 4 GB रैम, 8 GB, जो भी करते हैं, 16 GB, जितना भी अब चेंज करते रहते हैं। चाहते हैं कि जब सिस्टम को अपग्रेड करना चाहते हैं तो देखते क्या है कि मेरा रैम का साइज भी इंक्रीज हो जाए। प्रोसेसर फास्ट करना चाह रहे हैं, प्रोसेसर भी फास्ट कर ले। प्रोसेसर मतलब क्या, रनिंग स्टेट को फास्ट कर ले ताकि यहां पर एग्जीक्यूशन फास्टर हो, और रैम भी इंक्रीज कर ले, मतलब कि रैम का कैपेसिटी बढ़ जाए। ये तीनों स्टेट में रहने वाला कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए। जब कैपेसिटी इंक्रीज होगा, जब कैपेसिटी इंक्रीज होगा तब नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो स्टे कर रहा होगा रैम में वो भी इंक्रीज होगा ना। जब रैम को बढ़ाएंगे तभी वो इंक्रीज हो सकता है ना। मतलब क्या है, रैम पर डिपेंडेंट है नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो एग्जीक्यूट हो रहा है सिस्टम में, वो रैम पर डिपेंडेंट है, रैम के कैपेसिटी पर डिपेंड कर रहा है वो। लेकिन उसका भी एक तो सर्टेन लिमिट है ना, तो कितना बढ़ा लोगे रैम? 8 GB, 16 GB, 1000 GB मान लो, कर लो, कुछ भी कर लो, एक सर्टेन लिमिट तो है ही, इसका एक लिमिट है ना। एक लिमिट से कैसे तुम एक्सीड कर सकते हो? मतलब कि इसका जब लिमिट है तो नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो सही तरीके से एग्जीक्यूट हो जाए उसका भी लिमिट होगा। मतलब नंबर ऑफ प्रोसेस जो इंक्रीज करना चाह रहे हैं हम लोग, इसका भी एक सर्टेन पॉइंट तक का लिमिट होगा। वो जो पॉइंट है, जो लिमिटिंग पॉइंट है कि नंबर ऑफ प्रोसेस मैक्सिमम कितना एफिशिएंटली यूज कर लेगा सिस्टम को कि कोई दिक्कत नहीं आए, सही से एग्जीक्यूशन हो जाए, वही चीज हम लोग यहां थ्रेसिंग में देखेंगे। तो देखो होगा क्या, जब हम लोग इसको फिर से एक बार देखो, कुछ नहीं करना है, समझो बात को। पहले क्या बताए हैं, बाद में क्या बताएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन मोटिव यही होना चाहिए कि अभी अगर हम वीडियो प्ले कर रहे हैं तो अभी के कंटेंट्स को समझ लेना है बस। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो लोग कॉलेज में हो पार्टी में जाएंगे। कुछ कॉलेज के बाद वाले होंगे जो कॉलेज में थोड़ा ज्यादा पार्टी किए थे, वो लोग क्या करेंगे,
वो लोग पढ़ाई करेंगे बैठकर, खत्म करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे जो कॉलेज में है, एक दो वीडियो देखेंगे, फिर बाद में देखेंगे। तो अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग कि सबका मैनेज हो जाए। कॉलेज लाइफ भी एंजॉय करना जरूरी है और पढ़ाई भी करना जरूरी है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, कॉलेज से निकलने के बाद समझ नहीं आए कौन से ऑर्बिट में चले गए। जो पढ़ाई किया है वो दोस्त कहीं सही तरीके से सेटल हो गया होगा और तुमको लगा कि कहाँ अंधकार में चले आए। इससे बेटर है कि पढ़ाई कर लेते हैं टाइम पर, थोड़ा पढ़ाई भी हो जाए, मस्ती भी हो जाए। तो यहां पर क्या देखना है, जो एक्चुअल थ्रेसिंग है, थ्रेसिंग का मीनिंग क्या हुआ, एक डायग्राम हम लोग बनाते हैं नंबर ऑफ प्रोसेस और सीपीयू यूटिलाइजेशन को लेकर। ठीक, यहां क्या है, बेस में लगते हैं नंबर ऑफ प्रोसेसेज और वाई एक्सिस में रखते हैं सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो हम लोग अभी तक क्या देखे कि जब नंबर ऑफ प्रोसेस को इंक्रीज करेंगे, तो क्या होगा, जब नंबर ऑफ प्रोसेस को इंक्रीज कर रहे हैं तो सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है। देखो नंबर ऑफ प्रोसेस इंक्रीज हो रहा है, एक्स एक्सिस में पॉजिटिवली, ये पॉजिटिव की ओर जा रहा है, मतलब नंबर ऑफ प्रोसेस को जब इंक्रीज कर रहे हैं तो सीपीयू यूटिलाइजेशन भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद क्या देखते हैं हम लोग, एक सर्टेन लिमिट के बाद एक डिक्रीज भी होना शुरू हो जाता है। एक लिमिट तक जब नंबर ऑफ प्रोसेस को इंक्रीज हम लोग कर रहे होंगे तो यूटिलाइजेशन तो इंक्रीज होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू होगा। अब क्यों डिक्रीज होगा वो भी बताएंगे। पहले देखो एक पॉइंट मान लो, एक सर्टेन पॉइंट लेमडा मान लेते हैं। इस सर्टेन पॉइंट पर सीपीयू यूटिलाइजेशन का वैल्यू मान लो ए वैल्यू है, ए लेमडा पॉइंट पर। इसके बाद जैसे ही लेमडा को हम इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं, तो देखो डिक्रीज कर रहा है, ग्राफ डिक्रीजिंग हो रहा है। क्यों हो रहा होगा ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि हुआ क्या एक्चुअली, इसको माइन्यूटली देखो, नंबर ऑफ प्रोसेस है ना, नंबर ऑफ प्रोसेस को जब इंक्रीज कर रहे हैं तो एक रैम का कैपेसिटी है, रैम का कुछ भी मान लो, ये रैम है, ये रैम का कैपेसिटी है। रैम है मतलब क्या है, फिजिकल मेमोरी है ना। याद करो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक में हम लोग क्या बात कर रहे थे, बार बार फ्रेम्स का बात कर रहे थे। फिजिकल मेमोरी में फ्रेम्स का बात कर रहे थे, वही कर रहे थे ना। तो जब फ्रेम्स का फिजिकल मेमोरी में बात कर रहे थे, या फिर इसको क्या बोलते थे, फिजिकल एड्रेस स्पेस, यही बात कर रहे थे ना। जो सेम वही है, रैम ही तो है। तो यहां पर जब हम लोग नंबर ऑफ फ्रेम्स का बात कर रहे थे, नंबर ऑफ फ्रेम्स का तो एक लिमिट है, ये बात समझ रहे हो। अब क्या होगा, जब हम लोग प्रोसेस को ही इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रोसेस मेन मेमोरी में आना स्टार्ट हुआ, जब इंक्रीज कर रहे हैं नंबर ऑफ प्रोसेस को, ज्यादा प्रोसेस यहां आ रहा है मेन मेमोरी में, मतलब कि प्रोसेसर प्रोसेस कर रहा है। ठीक, लेकिन एक और चीज याद करो, पेज रिप्लेसमेंट एल्गो भी तो था ना, जिसमें कि डिफाइन हो रहा था पहले से कि कौन से प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम कितना फ्रेम्स एलोकेट करेगा। नंबर ऑफ फ्रेम्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम
एलोकेट करेगा किसी भी प्रोसेस को, वो तो वैसे डिसाइड कर रहा है। लेकिन जब नंबर ऑफ प्रोसेस हम इंक्रीज कर देंगे, बहुत ज्यादा इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ प्रोसेस को, तो यहां जो एलोकेशन होने वाला बात है कि कितना फ्रेम्स एक प्रोसेस को दिया जाए। मान लो सिंपल सोचो कि हम लोग के पास में 100 फ्रेम्स है, 100 फ्रेम्स है, 10 प्रोसेस है मान लो। पहले मानो 2 प्रोसेस है, 2 प्रोसेस है, 2 प्रोसेस यहां देखो प्रोसेस कर लिए, तो यहां लिखते हैं फ्रेम्स। कितना फ्रेम्स दिया जा सकता है मैक्सिमम? जब 2 प्रोसेस है तो नंबर ऑफ फ्रेम्स 50-50 दोनों को दे सकते हैं। एक को कितना मिला? 50। जब मान लो नंबर ऑफ प्रोसेस 5 हो गया, तब एक को कितना मिला? 20। नंबर ऑफ फ्रेम्स जब नंबर ऑफ प्रोसेस जब इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ फ्रेम्स एलोकेशन कम रहा है। देखो 2 से 5 जब हम लोग गए तो 50 से 20 आया है, कम रहा है ना नंबर ऑफ फ्रेम्स। अभी और देखो आगे क्या होगा। मान लो 10 किए, प्रोसेस को 10 किए तो नंबर ऑफ फ्रेम्स कितना हुआ? 10 हो गया। फिर से देखो कमा है। अब यहां 20 करो, कितना हुआ? 5 हो गया। फिर से कम गया। जैसे ही डिक्रीज कर रहे हैं नंबर ऑफ प्रोसेस को, नंबर ऑफ प्रोसेस जब इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ फ्रेम्स डिक्रीज हो रहा है। ठीक, इसको थोड़ा साइड में करते हैं, यहां लिख लो चलो, सीपीयू यूटिलाइजेशन। फिर उसके बाद में 20 जब इतना था, फिर मान लो 50 कर लिए, तो नंबर ऑफ फ्रेम्स कितना आया? 2 आ गया। फिर मान लो हम लोग अपने बदमाशी का लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, ठीक, मान लो 100 कर लिए, तब क्या होगा? तब सबको सिंगल फ्रेम्स मिलेगा। और जब एक ही फ्रेम रहे, एक फ्रेम जब रहे, तो जितना भी सीपीयू एक्सेस कर रहा है सबका सब पेज फॉल्ट ही होगा। जितना भी पेज रेफरेंस है, रेफरेंस पेज जितना भी है, रेफरेंस नंबर, रेफरेंस स्ट्रिंग जो बात कर रहे थे हम लोग पेज रिप्लेसमेंट वाले में, सिंगल फ्रेम रहने में हमेशा ही पेज फॉल्ट होता है। मतलब क्या है कि सीपीयू को जैसे ही कोई पेज चाहिए होगा किसी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, वो पेज क्या करेगा? डिमांड कर रहा है। मिल तो नहीं रहा है, पहले से मिल नहीं रहा है ना, पिछला पेज कुछ और है। तो जब नहीं मिल रहा है तो डिमांड पेजिंग के हेल्प से ये मिलेगा, लेकिन डिमांड पेजिंग तो कॉस्टली है ना, पेज फॉल्ट हो रहा है। पेज रिप्लेसमेंट करने में तो टाइम लग रहा है, मतलब कि सीपीयू ज्यादा टाइम कहां स्पेंड कर रहा है? जब बार बार पेज फॉल्ट हो रहा है तो सीपीयू अपना ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है पेज रिप्लेसमेंट में। तो जब पेज रिप्लेसमेंट में ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा सीपीयू, इसका मतलब प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में कम टाइम स्पेंड कर रहा है, मतलब कि प्रोसेस को कंप्लीट होने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या हुआ कि जैसे ही हम नंबर ऑफ प्रोसेस को एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा क्रॉस करेंगे, प्रोसेस एग्जीक्यूशन में जब नंबर ऑफ प्रोसेसेस को इंक्रीज करेंगे, तब पेज फॉल्ट इंक्रीज होगा। जब नंबर ऑफ प्रोसेस को इंक्रीज करेंगे तो पेज फॉल्ट इंक्रीज होगा, मतलब कि कंप्लीशन टाइम इंक्रीज होगा, मतलब कि इफिशियंसी डिक्रीज होगा। समझ लो, ये देखो इंक्रीजिंग है एक डिक्रीजिंग है, तो इफिशियंसी डिक्रीज हो रहा है ना सीपीयू का, तो इफिशियंसी ही तो है यूटिलाइजेशन। इफिशियंसी कम है तो यूटिलाइजेशन कम हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि नंबर ऑफ फ्रेम्स कम मिल रहा है सब प्रोसेस को, तो बार बार पेज फॉल्ट हो रहा है। पेज फॉल्ट होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। नॉर्मल एग्जीक्यूशन में जब है पेज, जब पीए से मिल जाता है सीपीयू को, तो क्या होता है?
सीधा पेज टेबल में आया, पीएस में आया, पीएस से अपना डेटा लेकर काम कर लिया। अब क्या है, जैसे ही पेज टेबल में गया वहां एंट्री मिला ही नहीं। फिर अब ओएस क्या करेगा, ओएस एलएएस में पहले जाएगा, एलएएस में उस डेटा को ढूंढेगा, उस पेज को, उस डेटा को एलएएस से पीएस में कॉपी करेगा, फिर पेज टेबल में अपडेट करेगा, तब जाकर सीपीयू को इन्फॉर्म करेगा कि अब एक्सेस करो। यही तो डिमांड पेजिंग है। मतलब कि जितना ज्यादा से ज्यादा डिमांड पेजिंग होगा, पेज फॉल्ट होगा, उतना ही खराब यूटिलाइजेशन होगा। मतलब कि यूटिलाइजेशन सीपीयू का डिक्रीज करेगा। तो यही चीज थ्रेसिंग है। थ्रेसिंग का मीनिंग यही है कि इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोसेसेस देन अप टू ए सर्टेन लिमिट CPU utilization increases, but after that limit CPU utilization decreases. After certain limit, if we increase the number of processes, then CPU utilization will decrease. यही थ्रेसिंग है, और कुछ है ही नहीं। मतलब कि नंबर ऑफ प्रोसेस जब एक लिमिट से, एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा हम लोग इंक्रीज करेंगे, तो नंबर ऑफ फ्रेम्स जो प्रोसेस को एलोकेट होना है, जो कम फ्रेम एलोकेट होगा, और कम फ्रेम के चलते बार बार पेज फॉल्ट होगा। और पेज फॉल्ट में क्या है, डिमांड पेजिंग के जरिए पेज फॉल्ट सही होता है। तो पेज फॉल्ट में ज्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है, मतलब क्या, थ्रूपुट कम गया। अब दिन भर रिप्लेसमेंट ही कर रहा है सीपीयू। समझ रहे हो? अगर ऐसा मान लो दे दे जो 25% सीपीयू का टाइम है, जो सीपीयू का 25% टाइम है जो प्रोसेस एग्जीक्यूशन में लग रहा है, और 75% टाइम है जो पेज रिप्लेसमेंट में लग रहा है। पेज रिप्लेसमेंट में लग रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि सिस्टम अंडर थ्रेसिंग है, क्योंकि ज्यादा टाइम क्या चाहिए था, प्रोसेस एग्जीक्यूशन में ज्यादा टाइम लगना चाहिए था, और पेज रिप्लेसमेंट में कम टाइम लगना चाहिए था। लेकिन ओवरऑल सीपीयू ज्यादा बिजी है पेज रिप्लेसमेंट में ही, जबकि हम लोग का पर्पस पेज रिप्लेसमेंट करना नहीं है। हम लोग का पर्पस क्या है, प्रोसेस एग्जीक्यूशन। थ्रूपुट में पेज रिप्लेसमेंट का बात कहीं है क्या? कहीं नहीं है। थ्रूपुट का सिंपल मीनिंग क्या डेफिनेशन होता है, नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम जितना नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीट कैसे होगा, जब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होगा। अब एग्जीक्यूशन के लिए क्या है, पेज रिप्लेसमेंट बार बार करना पड़ रहा है, मतलब कि स्लो हो गया एग्जीक्यूशन। जब एग्जीक्यूशन ही स्लो डाउन है तो इफिशियंसी अपने आप कमेगा, मतलब क्या है, सीपीयू यूटिलाइजेशन भी डिक्रीज करेगा। बस यही चीज है थ्रेसिंग। अब इसमें कुछ चीज देख सकते हैं क्या, जो थ्रेसिंग को क्या क्या चीज इफेक्ट करता है, मतलब कि थ्रेसिंग को सही करने के लिए क्या क्या चीज है, कैसे सही कर सकते हैं, ये भी देख लेते हैं। तो कैसे सही कर सकते हैं भाई, तो थ्रेसिंग होने के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोसेस इंक्रीज होगा एक सर्टेन लिमिट के बाद, तो सीपीयू यूटिलाइजेशन घटेगा। तो ऐसा तो कर सकते हैं ना कि जब ए लिमिट रीच हो जाए, जब ए लिमिट आ जाए, ए लिमिट आ जाए यहाँ पर, जब ए लिमिट यहाँ पर आ जाए तो क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को हम लोग बता देंगे कि अगर ए लिमिट क्रॉस तुमको नहीं करना है, अगर ए लिमिट तुम रीच कर चुके हो, इसके बाद प्रोसेस को नहीं लाना है सीपीयू में। मतलब क्या बोल सकते हैं, वंस नंबर ऑफ प्रोसेसेस रीचेज अ सर्टेन लिमिट, देन we can instruct long-term scheduler that no new processes should be arrived. नया प्रोसेस को नहीं लेकर आना है, don't bring new processes after a certain limit. एक लिमिट के बाद नया प्रोसेस को नहीं लाना, क्योंकि लाने वाला कौन है,
लॉन्ग टर्म शेड्यूलर भी है लाने वाला। और एक और चीज क्या है, मतलब कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का रोल है क्या, थ्रेसिंग में सिस्टम को ले जाना। अगर ये नहीं सही काम किया तो सिस्टम अंडर थ्रेसिंग हो जा सकता है। अगर ये सही काम करेगा तो थ्रेसिंग होने ही नहीं देगा। क्यों? थ्रेसिंग तभी होगा जब इसके बाद में प्रोसेस आएगा। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का ही काम है प्रोसेस को लाना। मतलब क्या, अगर इसको इंस्ट्रक्ट कर दिए इस पॉइंट के बाद नया प्रोसेस को नहीं लाना है, मतलब कि सिस्टम थ्रेसिंग में जाएगा ही नहीं। अब एक और चीज है, मान लो चला गया सिस्टम थ्रेसिंग में, तब क्या करेंगे? तो तब ये करेंगे, थ्रेसिंग कब हुआ था? रैम को लेकर ना, मेन मेमोरी खत्म हुआ रहा था ना, नंबर ऑफ फ्रेम्स का बात कर रहे थे ना, देखो नंबर ऑफ फ्रेम्स का बात कर रहे थे ना, मतलब मेन मेमोरी में क्या क्या था? मेन मेमोरी में रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट और आईओ वेट था। यही था ना, यही तीनों स्टेट है ना, याद करो प्रोसेस साइकिल को, यही तीनों स्टेट है ना। तो जब नंबर ऑफ प्रोसेस इसके ज्यादा चला जाए, इस पॉइंट से इस लिमिट के ज्यादा जब चला जाए, मतलब कि थ्रेसिंग में है, हम लोग थ्रेसिंग से बाहर लाना चाहते हैं सिस्टम को, तो क्या करेंगे? ये तीनों स्टेट से प्रोसेस को बाहर लाएंगे। तो ये तीनों स्टेट से प्रोसेस को बाहर कौन लाता है? प्रोसेस साइकिल में याद करो, एक था क्या? मिड टर्म शेड्यूलर। मिड टर्म शेड्यूलर क्या करेगा? आईओ से भी लेकर आएगा बाहर और रेडी स्टेट से भी बाहर लेकर जा सकता है जब नंबर ऑफ प्रोसेस ज्यादा हो जाएगा। तो अब ये क्या है, कहां लेकर जाएगा? ये सेकेंडरी मेमोरी है, यहां भी सेकेंडरी मेमोरी है। मतलब क्या है कि अगर थ्रेसिंग में नहीं जाना चाहते हैं तब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को इंस्ट्रक्ट करके रखना है कि इस लिमिट के बाद नया प्रोसेस को नहीं लाना है। अगर बाई चांस चले गए थ्रेसिंग में तो उस थ्रेसिंग को रिकवर करने के लिए उसका जो रिकवरी होगा जो मिड टर्म शेड्यूलर कर सकता है। क्यों? क्योंकि मिड टर्म शेड्यूलर ही सिस्टम में आए हुए प्रोसेस को बाहर लेकर जा सकता है सेकेंडरी मेमोरी में, चाहे वो आईओ स्टेट से हो या रेडी स्टेट से हो, कहीं से भी हो। लेकिन मिड टर्म शेड्यूलर है जो यहां से मेन मेमोरी से प्रोसेस को हटा सकता है। तो यहां से प्रोसेस को हटाने का मतलब क्या हुआ? फ्रेम्स को फ्री करना। तो जब फ्रेम्स को फ्री कर दिए हम, कुछ प्रोसेस को बाहर ले जाकर फ्रेम्स को फ्री किए, तो जो फ्रेम फ्री हुआ है उस फ्रेम को बाकी सब प्रोसेस में बांट देंगे। कैसे बांटेंगे? देखो एक बार फिर से, यहाँ पर 100 प्रोसेस है ना, तो 100 प्रोसेस में सबको एक एक मिला है ना। मान लो इस 100 में से 75 को मिड टर्म शेड्यूलर रैम से हटा दिया, तो कितना बचेगा? 100 में से 75 को जब हटा दिया, मिड टर्म शेड्यूलर है जो सेकेंडरी मेमोरी में लेकर चला गया है, तो बचेगा कितना? बचा है 25। तो 25 है, 25 ही प्रोसेस बचा है अब। और फ्रेम्स कितना है? जब 75 प्रोसेस को हटाया है तो ये 75 के पास भी तो एक एक फ्रेम था, तो इसका 75 फ्रेम तो फ्री हुआ है ना। तब 25 वाले के सब 25 के पास पहले कितना है? पहले से 1 है, और 75% अब रेस्ट हम लोग के पास बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि 75 प्रोसेस को बाहर लेकर गए हैं। तो जो बचा हुआ है फ्रेम्स, उस फ्रेम्स को इसी 25 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 25 है, मान लो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट मान लेते हैं, करते हैं, तो क्या होगा? 3 होगा। देखो 25 3 जा 75, मतलब कि 3 फ्रेम और आ गया, टोटल 4 फ्रेम हो गया। अब है कि इजीली एग्जीक्यूशन हो सकता है, मतलब क्या पेज फॉल्ट उतना ज्यादा नहीं होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा पेज फॉल्ट। अगर और भी चाहिए तो और प्रोसेस को कैंसिल करेंगे, जितना चाहते हैं कि पेज फॉल्ट को कम करने का। लेकिन वो भी कम करना भी एक सर्टेन लिमिट तक ही है। मान लो यहां पर चले आए हैं हम लोग, इस पॉइंट पर चले आए हैं,
नंबर ऑफ प्रोसेस को क्या किए हम लोग इंक्रीज करना शुरू किए। देखिए इंक्रीज किए, यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, और इंक्रीज किए इस पॉइंट पर है, जैसे पहले इस पॉइंट पर थे, यहाँ से यहाँ आए यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ पर आए फिर से यूटिलाइजेशन बढ़ा, लेकिन यहाँ से जैसे ही इस पॉइंट पर आए आगे बढ़ के देखिए क्या कि यहाँ पर तो यूटिलाइजेशन घट रहा है ना, ये तो देखो कम हो गया ना, पहले इतना था अब यहाँ से यहाँ ड्रॉप कर गया है। तो मतलब जैसे ही फिर और देखिए बढ़ के, फिर देखिए कि यहाँ देखो ये यहाँ आया, ये यूटिलाइजेशन और भी घट गया है, देखो और कम हो गया इससे। तो मतलब क्या नोटिस किए कि अच्छा नंबर ऑफ प्रोसेस अब लगता है इस पॉइंट से तो इंक्रीज हो गया है ना, तब मिड टर्म शेड्यूलर प्रोसेस को कैंसिल करना शुरू करेगा। कैंसिल कैसे करेगा, मान लो कैंसिल किया, फिर यहां से यहां लौट कर आए इस पॉइंट पर, तो फिर क्या देख रहे हैं, जो ये पॉइंट है जब, तो यहां से जब यहां आए हैं, देखो इसके ऊपर ये है, तो यहां से यहां ग्रो किया, फिर यहां से बैक होकर यहां आए, तो यहां से लेकर यहां तक ग्रो किया। अब उससे ज्यादा कैंसिल नहीं करना है। अगर इससे ज्यादा भी एमटीएस को, मान लो मिड टर्म शेड्यूलर को अगर ज्यादा प्रोसेस कैंसिल करवा देते हैं, ज्यादा प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी में लेकर चले जाते हैं रैम से, तब भी यूटिलाइजेशन घट सकता है, क्योंकि इस एक्चुअली ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के नियर अबाउट ही रहना है, बस समझ रहे हो, पूरे डायग्राम को सही से समझ जाओ। तो थ्रेसिंग का सिंपल मीनिंग यही हुआ कि एक सर्टेन लिमिट के बाद अगर नंबर ऑफ प्रोसेस को इंक्रीज करेंगे तो यूटिलाइजेशन कम जाएगा सीपीयू का, क्योंकि सीपीयू अपना ज्यादा टाइम पेज फॉल्ट में ही स्पेंड करना शुरू करेगा। तब इसमें कुछ और चीज देख सकते हैं क्या, तो क्या क्या देख सकते हैं, जो कैसे कैसे इफेक्ट होगा, और किसी का इफेक्ट होता है क्या थ्रेसिंग पर, और किसी का इफेक्ट होगा क्या, क्या देखेंगे भाई, हम लोग देखेंगे क्या, अच्छा रैम का साइज इंक्रीज करने से कुछ फर्क पड़ रहा है क्या। तो सोचो रैम का साइज इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ रेम्स सिस्टम में इंक्रीज हुआ। तो जब नंबर ऑफ रेम्स सिस्टम में इंक्रीज होगा, जब नंबर ऑफ फ्रेम सिस्टम में इंक्रीज होगा तो फ्रेम कहाँ जाएगा, अरे फ्रेम एट लास्ट में तो कोई ना कोई प्रोसेस को एलोकेट करेगा ना, फ्रेम्स का क्या करना है, एलोकेट तो करना ही है किसी प्रोसेस को। फिर एट लास्ट क्या किए, जब रैम का साइज जब रैम का साइज इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब कि नंबर ऑफ फ्रेम्स का काउंट बढ़ रहा है, मतलब कि प्रोसेस को और एक्स्ट्रा फ्रेम हम दे रहे हैं, मतलब कि थ्रेसिंग से बचा जा सकता है। थ्रेसिंग को रिमूव करने के लिए एक तरीका हो सकता है, एग्जैक्टली रिमूव हो या ना हो सकता है कि जितना हम लोग इंक्रीज किए हैं रैम का साइज उतना में नहीं थ्रेसिंग से बाहर आया हो, लेकिन हेल्प तो होना ही है। मतलब क्या, थ्रेसिंग के लिए रैम का साइज इंक्रीज करना पॉजिटिव फैक्टर है, अच्छा चीज है, उसको रिमूव कर सकता है। तो रैम का साइज हो गया। अब सेकेंडरी मेमोरी को अगर इंक्रीज करेंगे, रैम तो सही है, हेल्पफुल है, सेकेंडरी मेमोरी का साइज अगर इंक्रीज करेंगे तब थ्रेसिंग में कोई फर्क पड़ेगा क्या, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा भाई, तो सेकेंडरी मेमोरी एलएस है ना। पेज फॉल्ट का कैसे होता है, पेज फॉल्ट जब प्राइमरी मेमोरी में नहीं रहता है, मेन मेमोरी में नहीं रहता है कोई भी पेज, तब होता है पेज फॉल्ट। तो सेकेंडरी मेमोरी इंक्रीज करो या डिक्रीज करो क्या फर्क पड़ता है, मेन मेमोरी में नहीं रहेगा अगर वो पेज फॉल्ट तो हो ही जाएगा। तो मतलब क्या, सेकेंडरी मेमोरी को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कुछ देखते हैं क्या क्या चीज है। अच्छा, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग में डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, थ्रेसिंग से बाहर आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते हैं।
क्योंकि थ्रेसिंग गए हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करके ही, नंबर ऑफ प्रोसेस को इंक्रीज करके ही, तो और इंक्रीज करेंगे तो और गलत है। हाँ, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को ही अगर हम लोग डिक्रीज करते हैं तब ये हेल्पफुल है, तब ये हेल्पफुल है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोसेस कम करेंगे तो थ्रेसिंग से बाहर आने का अपॉर्चुनिटी है सिस्टम के पास। एक और चीज देखें क्या, अगर सीपीयू फास्ट करेंगे सीपीयू को, सीपीयू स्पीड को अगर बढ़ाएंगे हम लोग, स्पीड को अगर बढ़ाएंगे तब हम लोग को हेल्प मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है? क्योंकि सीपीयू को फास्ट करें या स्लो करें, उसका अपना एक लिमिट है ना, उसका अपना एक थ्रूपुट है। उस थ्रूपुट को जैसे ही हम बढ़ाएंगे नंबर ऑफ प्रोसेस, उसका उस सिस्टम का तो थ्रूपुट डिक्रीज हुआ है ना, किसी और सिस्टम से कंपेयर नहीं करना है। किसी और सिस्टम से कंपेयर करेंगे तो हो सकता है कि कोई स्लो सिस्टम है जिसका कि सीपीयू स्लो है, उससे उतना ही नंबर ऑफ प्रोसेस में ज्यादा थ्रूपुट मिल रहा हो अच्छे वाले सिस्टम से, लेकिन हमको तो देखना है उसी सिस्टम में, दो सिस्टम में कंपेयर नहीं कर रहे हैं हम थ्रेसिंग में कभी ऐसा बताए कि दो सिस्टम में कंपेयर करना है? नहीं, सेम सिस्टम में ही कंपेयर करना है, दो सिस्टम में कंपेयर नहीं करना है। इसलिए सीपीयू के स्पीड को ज्यादा करो या कम करो, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। डिस्क का हो गया। अब पेज साइज इंक्रीज और डिक्रीज में देखते हैं क्या है नहीं है। अगर पेज का साइज है, पेज का जो साइज है, जो हम लोग एलएएस को पेज में कन्वर्ट कर रहे थे, अगर पेज का साइज को इंक्रीज करेंगे, अगर पेज के साइज को इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ पेजेस क्या होगा? कम जाएगा किसी भी प्रोसेस में, क्योंकि साइज बड़ा है। मान लो डेटा है, जो कुछ भी डेटा रहे, मान लो 1 MB का डेटा है, ठीक। अब एक पेज का साइज 1 KB है, तो नंबर ऑफ पेजेस कितना हुआ? नंबर ऑफ पेजेस कितना हुआ? 1K हुआ, यही हुआ ना। तो मान लो पेज के साइज को इंक्रीज कर दें हम लोग, तो क्या होगा? नंबर ऑफ पेजेस डिक्रीज हो जाएगा। नंबर ऑफ पेज है जो डिक्रीज होगा, लेकिन नंबर ऑफ फ्रेम्स भी तो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि पेज का साइज बराबर फ्रेम का साइज है। नंबर ऑफ फ्रेम्स भी डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि पेज का साइज जब हम इंक्रीज कर रहे हैं पेज के साइज को, तो फ्रेम के साइज को भी इंक्रीज किए, और रैम का साइज तो फिक्स है। यहां पर क्या है? रैम का साइज तो फिक्स है। अगर हम लोग फ्रेम के साइज को बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ फ्रेम्स अवेलेबल भी तो कम रहा है। मतलब क्या? पेज के साइज इंक्रीज करने में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और डिक्रीज करेंगे, जब पेज साइज को डिक्रीज करेंगे, तो पेज के साइज को जब डिक्रीज करेंगे हम लोग, इस साइज को डिक्रीज जब कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ पेजेस क्या होगा? इंक्रीज होगा। मान लो पेज के साइज को हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ पेजेस क्या होगा? पेज साइज डिक्रीज करने का मतलब नंबर ऑफ पेजेस इंक्रीज हुआ, मतलब कि पेज फॉल्ट और भी बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ पेज इंक्रीज हो रहा है। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पेज साइज इंक्रीज करने में कोई ज्यादा डिफरेंस इसमें भी नहीं आएगा, और जब डिक्रीज करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस यही थ्रेसिंग है, जो क्या क्या चीज इफेक्ट कर सकता है थ्रेसिंग को, ये सब चीज हम लोग देख लिए। बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है थ्रेसिंग में।
तो थ्योरेटिकल चीज है, इस चीज को देखना है, एक बार समझ लेना, फिर नहीं भूलोगे, नॉर्मल सा चीज है। कहीं यही सब कुछ मतलब थ्योरी में से आएगा, या फिर पूछ दिया मतलब काउजेज ऑफ थ्रेसिंग, क्या क्या काउज है थ्रेसिंग का, तो क्या है नंबर ऑफ मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग अगर इंक्रीज हो रहा है, मल्टी प्रोग्रामिंग को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तब थ्रेसिंग हो सकता है, या फिर नंबर ऑफ फ्रेम्स को कम कर रहे हैं तब थ्रेसिंग हो सकता है। दो तरीका है, क्योंकि नंबर ऑफ पेज को मतलब नंबर ऑफ फ्रेम्स को कम कर रहे हैं, रैम को कम कर रहे हैं हम लोग, तो नंबर ऑफ फ्रेम्स जैसे डिक्रीज होगा तो प्रोसेस को फ्रेम्स कम मिलेगा। जब प्रोसेस को कम फ्रेम्स मिलेगा मतलब कि थ्रेसिंग हो सकता है, पॉसिबिलिटी ज्यादा टाइम पेज फॉल्ट में ही जाए, और या फिर नंबर ऑफ प्रोसेस को इंक्रीज कर दो। नंबर ऑफ प्रोसेस को इंक्रीज करना मतलब क्या, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज होना और नंबर ऑफ फ्रेम्स को डिक्रीज करना, यही दोनों चीज है जो थ्रेसिंग का काउजेज है। यही दोनों फैक्टर के चलते थ्रेसिंग हो रहा है सिस्टम में। अब इसको रिमूव करने का तरीका क्या क्या था? इसको रिमूव करने का तरीका था, एक था क्या, जो एलटीएस को इंस्ट्रक्ट करना कि एक सर्टेन लिमिट के बाद में नया प्रोसेस को नहीं लाए, और उसके बाद अगर थ्रेसिंग में जा चुका है सिस्टम तब मिड टर्म शेड्यूलर एमटीएस को इंस्ट्रक्ट करना कि प्रोसेस को मेन मेमोरी से हटाए, सस्पेंड करे। क्योंकि जैसे ही सस्पेंड करेगा एमटीएस, इसका मतलब है कि मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में लेकर जा रहा है। तो बस यही चीज है, एलटीएस और एमटीएस का काम है थ्रेसिंग से बाहर लेकर आना, और काउजेज मल्टी प्रोग्रामिंग है और नंबर ऑफ फ्रेम्स है, बस यही थ्रेसिंग है। तो थ्योरी था, छोटा सा एक टॉपिक है, इसको अच्छे से समझ लो। देखो होता क्या है, जो सब टॉपिक उतना ही बड़ा नहीं होगा, कुछ टॉपिक है थ्योरेटिकल है कि समझना जरूरी है वो भी चीज को। कहीं से क्वेश्चन आ जाए, मान लो थ्योरी में क्वेश्चन का क्या लिमिट है, कहीं से भी दिया जा सकता है, सिलेबस में तो है ही, इसलिए इंपॉर्टेंस देना है। ऐसा नहीं कि चलो थ्योरेटिकल है तो छोड़ देते हैं, इतना क्या करना, ऐसा नहीं है। मान लो क्वेश्चन आ जाए, 2 नंबर का क्वेश्चन आया, मान लो 2 क्वेश्चन एक ही नंबर का ही आ गया, आसान क्वेश्चन है, नहीं पढ़ा हुआ है, छूट गया ना, तो जो 2 नंबर आसान है, आसान को कभी मत छोड़ो, जान लो। इजी क्वेश्चंस को छोड़कर कभी नहीं कुछ कर सकते हो। इजी क्वेश्चंस को तो 100% एक्यूरेसी से बनाना ही है, क्योंकि इजी क्वेश्चंस को जैसे ही छोड़ दिए हो, कंपटीशन से तुम पहले ही बाहर चले गए। इजी क्वेश्चंस को बनाना क्यों? क्योंकि बाकी सब लोग बना रहा है उस क्वेश्चन को, इसलिए उस क्वेश्चन को तो बनाना ही है। और जो टफ क्वेश्चन है उसमें भी एक अटेम्प्ट देना है, फिर सॉल्व कर लो तो बहुत अच्छा है। तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, फाइल सिस्टम।